आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा कंचनजंगा की मनोरम छटा की भी है। देखिए, ये दिव्य नजारा है दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की। साफ आसमान के बीच बर्फ से ढकी कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला की ये मनोरम छटा नॉर्थ सिक्किम के मंगन इलाके से दिखाई पड़ी, जो पूरी लालिमा से भरी हुई थी। मंगन इलाका सिक्किम के मुख्य आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट में एक है, जहां सर्दियों के मौसम में टूरिस्ट खासकर स्नोफॉल का लुत्फ उठाने पहुंचते हैं। लेकिन शुक्रवार की सुबह यानी आज इस जगह पर पर्यटकों को अद्भुत लाल कंचनजंगा का नजारा देखने को मिला, जिसे वो अपने मोबाइल फोन में कैद करते नजर आए। सूर्योदय के समय सूरज की किरणें इसकी चोटियों को सुनहरा रंग देती हैं, तो एक अनुपम दृश्य का दीदार होता है। कंचनजंगा का खूबसूरत नजारा सिक्किम, दार्जिलिंग और नेपाल के कई स्थानों से शानदार दिखता है। दार्जिलिंग से कंचनजंगा का नजारा भी बहुत ही साफ नजर आया। टूरिस्ट वहां भी इसके दीदार का लुत्फ उठाते दिखे। सर्दी के इस मौसम में प्रवासी पक्षियों का देश के अलग अलग हिस्सों से जमावड़ा लगना जारी है। झारखंड के जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में भी प्रवासी पक्षियों का आगमन तेज हो गया है। चांडिल डैम, डिमना लेक, खरकई और सुवर्ण रेखा नदी किनारे इन दिनों विदेशी पक्षियों की कई प्रजातियां दिखाई दे रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी यूरोप, अफ्रीका, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित कई दूर देशों से लंबी दूरी तय कर यहाँ पहुंचे हैं, जिनमें यूरेशियन बिगॉन, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीव, रूडी शेल्डक, साइबेरियाई रूबी गला, ब्लू फ्रंटेड रेड स्टार्ट, कॉमन कूट, गुच्छेदार बत्तख जैसी सुंदर प्रजातियां शामिल हैं। डिमना लेक और चांडिल डैम पर इन पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में संगम की रेती पर लगने वाले माघ मेला की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस मेले को मिनी कुंभ की तर्ज पर भव्य बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। माघ मेले के इतिहास में पहली बार मेले का लोगो जारी किया गया है, जिसमें प्रयाग संगम की तपोभूमि को दिखाया गया है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार माघ मास में संगम की रेती पर अनुष्ठान करने की महत्वता को समग्र रूप से दर्शाया गया है। माघ मेले का ये लोगो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की 14 कलाओं की उपस्थिति को दर्शाता है, जो प्रयागराज में माघ मेले का कारक बनते हैं। ये तस्वीरें किसी खेल प्रतियोगिता की नहीं बल्कि अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया की हैं। हरियाणा के रोहतक में राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स में चल रही इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सुबह 4 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के तहत दौड़ समेत फिटनेस की कई गतिविधियां कराई जा रही हैं। इस अग्निवीर भर्ती में रोहतक, सोनीपत, झज्जर के युवा हिस्सा ले रहे हैं। रोहतक में अग्निवीर भर्ती के लिए 2000 युवाओं ने अप्लाई कर परीक्षा को पास किया है, जिनका 11 से 15 दिसंबर तक फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट चल रहा है। इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, जो बतौर अग्निवीर 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवा देंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को आपने देखा होगा या नहीं तो फिर नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अब ब्रह्मोस घोड़े का दीदार कीजिए। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सारंग खेड़ा चेतक फेस्टिवल में पहुंचे 15 करोड़ के इस घोड़े की खूब चर्चा हो रही है। गुजरात का ये काला, स्मार्ट और लय में चलने वाला घोड़ा है। माथे पर आकर्षक सफेद धारी और मारवाड़ी नस्ल का उठा हुआ पोस्टर इसकी खासियत है। 36 महीने का 63 इंच लंबा ब्रह्मोस घोड़ा देश के टॉप घोड़ों में से एक माना जाता है। देसाई स्टड फार्म के इस घोड़े की बोली पुष्कर मार्केट में 8 करोड़ रुपए तक लगी थी, लेकिन देसाई परिवार अपने इस ब्रह्मोस घोड़े को 15 करोड़ की कीमत से कम पर बेचने को तैयार नहीं है। हर दिन 15 लीटर दूध समेत एक्सपर्ट्स की सलाह पर पौष्टिक खाना इसे दिया जाता है। यही नहीं, इसके लिए अलग से मेहनत, मसाज और ग्रूमिंग का खास इंतजाम किया जाता है। इसके चलते ये देश भर में होने वाले कई हॉर्स कॉम्पिटिशन में नंबर 1 बना है। अब बात करते हैं ठंड की। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में हर गुजरते दिन के साथ ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक लोग सूखी ठंड से ठिठुर रहे हैं। जहां उत्तराखंड के कुछ इलाकों में पानी जमने लगे हैं, वहीं कश्मीर के कुछ इलाकों में सूखी ठंड से लोग परेशान हैं। ऐसे में शीतलहरी ने भी देश के कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं मौसम विभाग ने 13 दिसंबर के बाद पहाड़ी राज्यों में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना भी जताई है। शीतलहर, घना कोहरा, जमा हुआ पानी और ठंड से बचने के लिए अलाव तापते लोग।
दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पहाड़ से लेकर मैदान तक सर्दी का कुछ ऐसा ही मिजाज है। ठंड के कारण ये हालात तब हैं जब अभी उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई है। बावजूद इसके सूखी ठंड ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। बावजूद इसके लोग बाहर निकल रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से आई हैं, जहां लगातार गिरते पारे ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। श्रीनगर में पारा लुढ़क कर माइनस में पहुंच गया है। हालांकि इस मौसम को सैलानी एंजॉय कर रहे हैं। कश्मीर जाएं और शिकारे का लुत्फ न उठाएं, भला ये कैसे हो सकता है। इस ठिठुरती ठंड में भी लोग शिकारे का आनंद उठा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। एक्सपेक्टेशन तो बर्फ की थी, पर वो नहीं है। वो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि 10-12 दिन के बाद शुरू होएगी, बट फिर भी वेदर बहुत अच्छा है। बहुत मजा आ रहा है हमको घूमने। बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं तो बेसिकली जम्मू से आया हूँ, बट मैं तो कहता हूँ सर्दियों में भी आना चाहिए। इनको प्रमोट करना चाहिए यहाँ का टूरिज्म को। यहाँ का तो नज़ारा डिफरेंट है। माइनस में टेम्परेचर है। गर्मी में तो आने का मजा है ही है, बट जो मजा इस टाइम आने का है उसका भी इंजॉय करना चाहिए यहाँ पे आके लोगों को। कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर से चिल्लई कलां की शुरुआत होने जा रही है, यानी कश्मीर में सर्दियों के सबसे कठोर 40 दिन, जब घाटी में तापमान -डिग्री से भी नीचे चला जाता है। नदियां और झीलें जम जाती हैं और घाटी में भारी बर्फबारी होती है। लेकिन उससे पहले ही सूखी सर्दी ने पूरी घाटी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी कुछ और दिन घाटी के लोगों को इस सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा। कश्मीर जैसी ही सूखी ठंड हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। हिमाचल में भी पिछले दिनों ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। कड़ाके की सर्दी से मंडी जिला भी अछूता नहीं रहा। हालांकि दिन में धूप खिलने से लोगों को इस ठंड से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम धुंध और कोहरा पड़ने से हाड़ कंपाने वाली सर्दी ने लोगों के जीवन पर खासा असर डाला है। अब लोगों को बारिश का इंतजार है, क्योंकि बारिश होने से मौसम खुशगवार हो जाएगा। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही है। जो शुष्क ठंड है उसकी वजह से हमें ज़्यादा परेशानियां हो रही है। सवेरे सवेरे ड्यूटी के लिए निकलना होता है, बहुत मुश्किल होती है। घर में बच्चे छोटे हैं, उनको तैयार करके आना पड़ता है। ड्यूटी के लिए जब निकलते हैं तो इतनी ठंड रहती है कि हमारे लिए अपनी डेली रूटीन के काम निपटाना वो भी बहुत मुश्किल हो गए हैं। वी जस्ट होप कि जल्दी से बारिश हो जाए और मौसम थोड़ा सा सुकून भरा हो जाए। बाजार, चौराहों और बस स्टैंड के बाहर सर्दी से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ख़ासकर मंडी शहर में जो बल से धुंध आती है उसकी वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। और जो फल व सब्जियों का काम करते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं, सुबह सुबह हमें अपनी दुकानें लगानी भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आजकल हमारे हाथ बिल्कुल सुन्न हो जा रहे हैं। और जो बारिश सर्द ऋतु की होनी है वो डिले हो चुकी है। देवभूमि उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में ठंड ने अपना सबसे कठोर रूप दिखाना शुरू कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में तो तापमान 0 से नीचे पहुंचने के कारण झरने जमने लगे हैं। गंगोत्री धाम और उसके आसपास बहते पानी पर जमी बर्फ की मोटी परतें सर्दी के सितम को बयां कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्र में हालात और कठिन हैं। कई पैदल मार्गों पर जमी बर्फ से तेज फिसलन हो गई है, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है। वहीं पार्क भले ही सर्दी की वजह से बंद हो चुके हैं, लेकिन वन कर्मियों की गश्त जारी है और मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है, जिससे सर्दी का संकट और गहरा सकता है। पहाड़ों पर पड़ रही इस ठंड का असर अब मैदानी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पारा लगातार गिर रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 13 दिसंबर से बनने की संभावना है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर से लेकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। अभी एक 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है, लो रीचेस में हल्का फुल्का रेनफॉल रह सकता है और ज्वाइनिंग एरिया हिमाचल में भी 14 तारीख को थोड़ा बहुत रेनफॉल स्नोफॉल रह सकता है। और प्लेन्स में सच कोई ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इस समय जो कोहरा हो रहा है वो भी सुबह के समय ही ज़्यादा हो रहा है, ऐसा रात को कुछ ज़्यादा नहीं रिपोर्ट हो रहा। जो मेजर एरिया है वो उत्तर प्रदेश का है,
स्पेशली उनका जो फुटिल्स हाई रिच जो उसका हो गया, तेहराई बेल्ट जिसको कहते हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं 3 से 4 दिन डेंस फॉग वहाँ भी हो सकता है। सहारनपुर में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रात का तापमान लगातार गिरकर 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। इस बार अब तक बारिश नहीं होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है, जो लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। ठंड तो इतनी भी नहीं है और काफी भी ठंड है। जब बाइक पे चलते हैं ना तो काफी ठंड लगती है। ऐसा सूखा एकदम बिल्कुल, मतलब सूखी ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ, जो आदमी को बिठा रही है। ठंड बढ़ने का असर शहर की रौनक पर भी साफ नजर आने लगा है। सड़कें शाम होते ही सुनसान होने लगती हैं, वहीं कोहरा भी दस्तक देने लगा है। इसके बीच स्टेशन के आसपास के चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है, जहां लोग कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेकर ठंड से राहत पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। आज ठंड का ये समझिए पहला दिन है, कोहरा भी नीचे आ चुका है और काफी तेज ठंड है और ठंड के अंदर ही चाय पीने का मजा है। हम यहाँ घंटा घर पर बैठे हैं और मोनू भाई की गरम स्पेशल अदरक वाली चाय पी रहे हैं। देहात और शहर में ठंड का फर्क भी साफ दिख रहा है। देहात की तरफ जाते ही कोहरा और ठंड दोनों बढ़ जाते हैं। शहरी क्षेत्र में तो जो है थोड़ी कम है, जैसे कि वहाँ चलते हैं, वो जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ काफी ठंड लगती है। कोहरा भी है? हाँ, कोहरा भी है सर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है और पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है। ठंड अधिक होने की वजह से सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने वाले लोग ठंड से बचने के लिए अलाव और गर्म चाय की चुस्की का सहारा ले रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से काफी ठंड बढ़ गई है और सुबह जब हम लोग 4-5 बजे निकलते हैं तो ठंड का एहसास होता है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि छतरपुर जिले में नौगांव, छतरपुर और खजुराहो का सबसे कम टेम्परेचर होता है ठंड के समय में। वैसे भी इस बार बारिश ज्यादा हुई है और ठंड का असर ज्यादा हो सकता है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस वर्ष बारिश अधिक होने के कारण ठंड भी अधिक होने के आसार नजर आ रहे हैं। लिहाजा नगर पालिका को चाहिए कि जगह जगह अलाव के इंतजाम करें, ताकि बढ़ती सर्दी के सितम से कुछ राहत मिल सके। 1-8 हफ्ते से सर्दी जोरदार होने लगी है और अपने मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में सबसे ज्यादा सर्दी महसूस होती है और ठंड काफी पड़ रही है। इसके लिए अलाव की व्यवस्था नगर पालिका को करना चाहिए, ताकि जानवरों को, आदमियों को, सबको ठंड से राहत मिले। उत्तर भारत ही नहीं बल्कि देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर और पूर्व दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने गर्म माने जाने वाले इस इलाके को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। हालात यह है कि विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री के नीचे चला गया है। ऐसे में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े, अलाव और चाय की चुस्की का सहारा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 4 साल पूरे। कल से 15 दिसंबर तक कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी चीजें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्र सरकार ने 3 अहम फैसलों को मंजूरी दी। आज हुई कैबिनेट बैठक में 8वीं जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने खोपरा 2025 सीजन के लिए MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। मिलिंग खोपरा की MSP बढ़ाकर 12,027 रुपए, तो वहीं बॉल खोपरा के लिए 12,500 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। वहीं कोयला लिंकेज नीति में सुधार के लिए कोल सेतु नीति पर भी आज कैबिनेट में मुहर लग गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी दी। दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता ने 1984 के सिख दंगों से प्रभावित 36 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। सीएम ने इन परिवारों की उज्जवल और सुखमय भविष्य की कामना करते हुए कहा कि जल्दी ही बाकी बचे परिवारों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 33 लाख के इनामी 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। इन्होंने पुलिस को AK-47 समेत कई हथियार भी सौंपे। इस मौके पर पुलिस की ओर से इन्हें तिरंगा और पौधा देकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया गया। इन इनामी नक्सलियों ने पूना मारगेम के तहत सरेंडर किया। पूना मारगेम नक्सलियों के लिए सरकार की चलाई गई पुनर्वास नीति है। इस अभियान के तहत सरकार सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं देती है।
3 जनवरी से संगम नगरी प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत हो रही है। इस मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए जाने वाले करीब 10,000 पुलिसकर्मियों को तमाम तकनीक के साथ साथ श्रद्धालुओं से अच्छा व्यवहार रखने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मेले में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को अच्छे व्यवहार और संस्कार की ट्रेनिंग के साथ ही बेसिक इंग्लिश भी सिखाई जाएगी, ताकि विदेशी और दक्षिण भारत से आने वाले ऐसे श्रद्धालु जो हिंदी नहीं जानते उन्हें रास्तों और अन्य जरूरी चीजों की जानकारी अंग्रेजी में दी जा सके। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर धाम में भव्य आयोजन की तैयारी है। 13 से 15 तारीख तक यहां मंदिर परिसर में कई सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले मंदिर और उसके आसपास पूरे कॉरिडोर में भव्य सजावट की गई है। 13 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। तब से पिछले 4 वर्षों में लगभग 26.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं। यूपी के उन्नाव में तकिया मेले का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सालों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब वाली परंपरा भी निभाई गई। असल में यहाँ मजार और मंदिर साथ साथ बने हैं। ऐसे में यहाँ मेले के शुभारंभ से पहले जिला प्रशासन द्वारा मजार में चादर चढ़ाने और उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की परंपरा है। खास बात यह है कि इन दोनों ही रस्मों में दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर भागीदारी निभाते हैं। उन्नाव जिले के तकिया पाटन गाँव में करीब 400 सालों से इस मेले का आयोजन हो रहा है। अब आपको एक ऐसे मेले का दिव्य रंग दिखाते हैं जो कि 12 साल के अंतराल पर लगता है। उत्तराखंड में लगने वाले इस मेले का पांडव काल से जुड़ाव है। ये वो मेला है जो कि लोगों को अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका भी देता है। खास बात यह है कि 12 साल बाद लगने वाला ये मौरी मेला 6 महीने तक चलता है, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के साथ ही अलग अलग तरह के रंग देखने को मिलते हैं। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पौड़ी से सटे तमलाग गांव की, जहां पूरे भक्तिभाव और धूमधाम के साथ गगवाड़ सिंह घाटी का मौरी मेला चल रहा है। बच्चे, युवा, बुजुर्ग से लेकर महिलाओं तक का इस मेले में उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग भक्तिभाव में झूम रहे हैं। कोई जलती हुई लकड़ी तो कोई मुद्गर लेकर परंपरा को निभाता नजर आ रहा है। पूजा पाठ के साथ ही वाद्य यंत्र की थाप पर नृत्य करते लोगों को देखकर दर्शक मुग्ध हो रहे हैं। ये वो खास मेला है जिसका आयोजन 12 साल के बाद होता है, जो पहाड़ों में लगातार हो रहे पलायन के बीच लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करता है। 6 महीने तक चलने वाले इस मेले के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण पहुंचते हैं। उत्तराखंड में 3 ही मेले 12 साल बाद होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुंभ मेला होता है, नंदा राजात होता है, नंदा राजात अब इसके बाद होने वाली है, और मौरी मेला है। मौरी मेला का जो महत्व है, हमारे केवल ये सांस्कृतिक महत्व नहीं बल्कि एक जुड़ाव का महत्व भी है इसमें। अभी तक जितने घर यहाँ लोग निकल चुके थे, यहाँ से शहरों में पलायन करके यहाँ से निकल चुके थे जॉब के लिए, वो भी इस दौर में वापस आ गए हैं। ऐसे ऐसे घर हैं, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो 12 साल में या 6 साल में पहली बार यहाँ आ रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है। केवल धार्मिक ही महत्व नहीं है, एक जुड़ाव का महत्व भी है। सांस्कृतिक महत्व तो अलग है, ये बिल्कुल अलग है, लेकिन धार्मिक महत्व और जो सामाजिक महत्व है इसका बहुत बड़ा है। दरअसल तमलाग और कोट के कुंडी गांव के लोग पांडवों को देवताओं के रूप में पूजते हैं। यही वजह है कि 12 साल बाद लगने वाले इस मेले में 6 महीने तक पांडव नृत्य के साथ ही अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस मेले में ढोल दमाओं की थाप पर माता कुंती और द्रौपदी समेत 5 पांडव ग्रामीणों पर पशवा के रूप में अवतरित होते हैं। कुछ दिन तक हमारा पांडव नृत्य चलेगा, इसमें 1 हफ्ते। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे ही टाइम होगा, जनवरी फरवरी फिर दोबारा से स्टार्ट होगा। और जो 13 अप्रैल आएगा, बेखती का दिन होता है, उस टाइम पूरी जनसंख्या, हमारा पूरा गगवाड़ सिंह जितने भी निवासी हैं सभी लोग देवप्रयाग जाएंगे। वहाँ सारे देवी देवताओं का स्नान होगा। उसके बाद पुनः वापिस आके और ये फिर कंटिन्यू दिन रात का पांडव नृत्य यहाँ पे होगा। 5 पांडव हैं यहाँ, और सभी देवी देवता सब हर किस्म के अलग अलग किस्म के नाचते हैं यहाँ। जैसे माता होगी, भैरव होगी, देवी होगी, और तुम्हारा कैलार हो गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, बहुत सारे देवते यहाँ ग्रहण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार वनवास काल के दौरान पांडव तमलाग और पौड़ी देवप्रयाग के
सफदर खाल के पास कुंडी गांव में कुछ दिन रुके थे। तब ग्रामीणों ने अपने बेटों की तरह उनका आदर सत्कार किया। माता कुंती ने तमलाक गांव को ससुराल और कुंडी को मायके की तरह बताया था। तभी से हर 12 साल में इन दोनों गांवों में पांडवों की स्मृति में मौरी मेला की परंपरा चली आ रही है। तो जब अर्जुन भारत लड़ने जा रहा था तो उन्हें द्रौपदी के लिए बोला कि मेरे धनुष लिया, मेरे धनुष घर छूट गई, धनुष लिया। तो द्रौपदी वहाँ चली गई, अर्जुन भारत में चले गए। द्रौपदी वहाँ आई तो अर्जुन नहीं था। तो द्रौपदी ने अर्जुन के लिए, द्रौपदी ने उस जौन कुएं के लिए बोला कि जौन कुएं जब मेरा पति अर्जुन जीवित घर आ जाएगा तो तुमको ये जौन कुएं में जांच में लाऊंगा। तब तो यहाँ जौन कुएं रहती है, एक कुंडी वालों को होती मैथ वालों की, एक हमारी होती है सासुर वालों की। तो जब पांडु राजा नर को कुंडी चले गया था, वो पांडव में दोष लगा। उसने जो है कि गए होंगे पांडव लोग, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो है पांडव राजा का दोष है, तुमको गाड़ी की खकोटी लानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तब जाके तुम सफल। इसलिए लास्ट निचोड़ गानी मारी जाती है। भाई यही दो चीज है जाके मैंने कहा। इस मेले से पांडवों के जुड़ाव के साथ ही एक लोक कथा भी जुड़ी है, जिसके अनुसार रूपैणा नाम की एक महिला थी जो नारायण नाम के राजा से ब्याही गई थी। रूपैणा को पांडवों की धर्म बहन बताया जाता है, जिनके पति एक कुंड में स्नान करते समय कुसुमा कुवेण नामक सुंदरी के रूप पर मोहित हो जाते हैं और अपनी राजपाट के साथ ही अपनी पत्नी रूपैणा और पुत्रों को भूल जाते हैं। तब उपद्रवी दानव उनके राज्य पर आक्रमण कर उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं और रूपैणा के पुत्रों को मार डालते हैं। रूपैणा माता कुंती से अपनी ये व्यथा बताती है, जिस पर कुंती उन्हें उनका राज्य वापस लौटाने का वचन देती है। पांडव अपनी धर्म बहन को उसका राज्य वापस लौटाकर अपनी मां का दिया वचन निभाते हैं और यही मौरी अर्थात दान से समृद्धि की संकल्पना इस मेले की आत्मा बन गई। पौड़ी गढ़वाल से सिद्धांत उनियाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पेपर पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 85,268 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 148 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 26,047 पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में लगातार तीसरे दिन मजबूती आई। चांदी 2 लाख के करीब पहुंच गई है। सोने की कीमतों में भी उछाल आई। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 1,110 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,33,600 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 5100 रुपए की उछाल आई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,99,500 रुपए के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 9 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 90 रुपए 41 पैसे हो गई। नवंबर में खुदरा महंगाई दर पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में ये 0.25% पर थी, जो 14 साल में सबसे कम स्तर रहा था। कोलकाता के फुटबॉल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 14 साल बाद उन्हें अर्जेंटीना के सुपरस्टार और लेजेंड फुटबॉलर लियोनेल मेसी की पहली झलक देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाने जाने वाले कोलकाता शहर में मेसी के जोरदार स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। इसी बीच कोलकाता के लेक टाउन में मेसी की 70 फीट ऊंची भव्य मूर्ति तैयार की गई है, जिसे श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने बनाया है। मूर्ति का उद्घाटन लियोनेल मेसी खुद करेंगे, जो कि 13 दिसंबर को अपने गोट इंडिया टूर के दौरान कोलकाता पहुंचने वाले हैं। मेसी फुटबॉल के मैदान में तो कमाल करते ही हैं, मैदान के बाहर कमाई के मामले में भी वो बेमिसाल है। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में से शुमार है। फोर्ब्स ने मेसी को दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट्स में 5वां स्थान दिया है, जिनकी सालाना कमाई $135 मिलियन यानी कि 1,120 करोड़ रुपए है। इसमें फुटबॉल क्लब इंटर मायामी से उन्हें हर साल लगभग $60 मिलियन यानी कि 54.25 करोड़ रुपए मिलते हैं। कई अलग अलग ब्रांड से मेसी ने लगभग 600 करोड़ की कमाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी इंस्टाग्राम पर एक ब्रांडेड पोस्ट के लिए करीब 25 से 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। इसके अलावा स्पेन के पास इबिजा
आइलैंड पर मेसी का सबसे महंगा और आलीशान घर है, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। और मेसी का एक बंगला बार्सिलोना में भी है, जिसकी कीमत करीब 56 करोड़ रुपए बताई जाती है। खेल के मैदान में जो मेसी की कला है, सोशल मीडिया पर वही मेसी का करिश्मा बन जाती है। फैंस सिर्फ उन्हें फॉलो नहीं करते, उन्हें जीते हैं, इसलिए मेसी ग्लोबल आइकन है। इसे लेकर हमने उनके फैंस से बात की और उनकी राय जानी। कितना एक्साइटेड हो मेसी को लेके अभी? Oh, very excited because it's a dream come true for us. We are all from Meghalaya. We love Messi so much. All Meghalaya is a big fan of Messi, and I request Messi, thank you for playing football, and please visit our beloved state also, Meghalaya. तो ये टिकट जो है ये थोड़ा सा दिखाइए कैमरे में, और हाउ मच इट कॉस्ट? It costs 5,000 one piece. One piece. Yeah. So you have given this money to see Messi. Yeah, just of Messi also I take leave because I love him so much. सामने मिलेगा तो क्या करेंगे? अगर हो सके कि सामने मीट करने का ऑप्शन सामने मिलेगा, मैं उसको झुकूंगा, ऐसे झुकूंगा उसे। He's the real God. He's the real God, Messi. कितने एक्साइटेड है आप लोग? बहुत एक्साइटेड है भाई, ये तो इसी के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ से आए देखने के लिए। छत्तीसगढ़ से आए हैं। कितने का टिकट लिए? 10,000 का 2 टिकट। 10,000 का 2 टिकट, 5,000। एक्साइटमेंट कितना है सामने से मेसी को देखना? एक्साइटमेंट का है, सोचो दादा छत्तीसगढ़ से थोड़ा नर्वसनेस है। तो किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से आए हैं और 1200 किलोमीटर नहीं, 1200 नहीं, 800 850 किलोमीटर। कब टिकट लिए थे आप? टिकट तो 2-3 महीना पहले ले लिया था, जब मतलब लॉन्च हो रहा था इवेंट ना, तभी ले लिया था। Where are you from? हम लोग कोलकाता से ही है। कोलकाता से ही है आप लोग। कितने एक्साइटेड हो मेसी को देखने? तो बहुत ज्यादा, हम लोग तो भगवान को देखने आए। क्या करोगे अगर सामने मिल गया तो? सामने तो नहीं मिलेगा, मिल गया तो पैर वैर छूना हुआ लग रहा है। पैर छूना होगा, गिर पड़ भी सकते हैं, फेंट भी हो सकते हैं, ORS लेके जाना होगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। सरकार की योजना और महिलाओं की हिम्मत से जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गांव की तस्वीर बदलने लगी है और इसकी वजह है ऑर्गेनिक खेती। खेती से जहां पुरुषों को रोजगार मिला है, वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं। अपने खेतों की सब्जियों और फलों से वो स्वादिष्ट अचार बना रही है, जिसकी जबरदस्त मांग है। उम्मीदों का सूरज निकला है, अंधेरा छटा है तो एक राह नजर आई है और मजबूत इरादों के साथ कदम मंजिल की ओर चल पड़े हैं। 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में ये महिलाएं अब अपने हाथों से अपना मुकद्दर लिख रही हैं। ना किसी पर निर्भरता है, ना किसी बात की चिंता। ये सभी अपने घर में बैठकर सुकून के साथ हंसी खुशी काम कर रही हैं और काम भी अपने मन का, अपनी पसंद का। लहसुन, अदरक, मूली, आंवला, नींबू, यानी ऐसी सब्जियां और फल जिनसे दिन रात का वास्ता है, उनको मिलाकर अचार बनाया जा रहा है। हम यहाँ पे एक रोजगार का काम करते हैं। जो मतलब कि घर की ही सब्जियां होती हैं, जैसे हो गया अदरक हो गया, लहसुन हो गया, आंवला हो गया, और भी कुछ वगैरह जो भी सब्जियां होती हैं, वो हम उसका अचार डालते हैं। और हमारे साथ बहुत सारी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, कम से कम कोई 200-300 तो होंगी ही। तो हम अपना रोज़गार यहाँ पे करते हैं और जो अचार बनाते हैं तो वो हम बेचते हैं आगे, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये इलाका है उधमपुर का कंबल डांगा पंचायत, और देखने में आपको भले ही ये तस्वीर क्रांतिकारी न लगे, पर इस गांव के किसान और महिलाओं की जिंदगी में जो बड़ा बदलाव आ रहा है, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। जम्मू कश्मीर के इस इलाके में खेती के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाओं की सौगात दी है। बीज और खाद के साथ आर्थिक मदद दी गई है। इसके बाद यहाँ किसानों ने ऑर्गेनिक खेती का रुख किया है, और जब खेती में उन्हें फायदा नजर आया तो पढ़ी लिखी नई पीढ़ी को भी बाहर जाकर नौकरी करने की बजाय खेतों में काम करना ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहा है। ये जो खेती बाड़ी ये मेरे दादा परदादा करते थे पहले, ठीक है, ग्रैंडफादर थे वो करते थे। अब मेरे पापा करते हैं, इनका नाम सिराजुद्दीन है। तो मैंने भी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद तो मैंने भी एग्रीकल्चर की लाइन है उसमें इंटरेस्ट डाला, तो देखा कि इसमें है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो क्योंकि आजकल के जो यूथ है ना,
तो वो जा रहे हैं आगे आगे वाली तरफ। हम ही एग्रीकल्चर नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया क्या खाएगी, तो इसलिए हमने एग्रीकल्चर की तरफ आने लगा। तो मैं भी अब पापा के साथ एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है। सीधी सी बात है, जब अपने गांव में रहते हुए और परिवार की जमीन पर मेहनत मशक्कत करके ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं तो रोजगार का रोना क्या रोना। पिछले कुछ वर्षों में संसाधन, परिवहन और बाजार में जो बदलाव आया है उसने ऑर्गेनिक खेती को बड़ी कमाई का जरिया बना दिया है। बाकी अगर देखा जाए कि पुराने टाइम में और आज के टाइम पे कितना फ़र्क है, ठीक है, तो पुराने टाइम में ऐसा होता था ना कोई गाड़ियों की सुविधा थी, ना कोई आगे मंडी की सुविधा थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ इधर से लेते थे, वो भी घोड़े पे लाद के लेते थे, गाड़ी तो होती नहीं थी, तो ना रेट मिलता था अच्छा, ना कुछ, ऐसे ही सिर्फ बीज के पैसे पूरे होते थे, ना कोई प्रॉफिट होता था ना कुछ। तो जो आज के टाइम पे जो कमा रहे हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, काफ़ी ज़्यादा स्कीमें ऐसी आ रही हैं जो एग्रीकल्चर की तरफ से आ रही हैं, बीज हमें मिल जाता है, हाइब्रिड बीज मिलते हैं जिसकी वजह से हमारी पैदावार ज़्यादा होती है। तो और जो है क्या बोलते हैं उसको, हमें मंडी बनी हुई है उधमपुर में मंडी बनी हुई है, ठीक है, हम इधर से सारी सब्जी सारी इकट्ठी करके उधर उधमपुर मंडी में लेते हैं, उधर हमें रेट भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। उधमपुर में खेती के पैटर्न में आ रहा बदलाव सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू इससे भी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि वो असीम संभावनाओं से भरा है। पुरुष खेतों में काम कर रहे हैं और घर की महिलाएं अपने खेतों की पैदावार से स्वादिष्ट अचार बनाने में जुटी हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों या फल से बने अचार की मार्केट में जबरदस्त डिमांड है और इसे बेचने में सिर भी नहीं खपाना। जैसे सब्जियां मंडी तक जाती हैं, उसी तरह अचार दुकान तक आसानी से पहुंच जाता है। शुद्ध देसी अचार की इस दुकान पर हर तरह का स्वाद मौजूद है और इसके खरीदार भी बहुत हैं। हमारी पंचायत के कम से कम 250 से 300 के करीब किसान अपनी खेती बाड़ी से जीविका चला रहे हैं। जैसे पहले के लोग बाहर जाते थे काम शाम करने के लिए, आजकल पंचायत में भी काम कर रहे हैं और इसमें मल्टीपर्पज़ लोगों को फ़ायदा हुआ है। मल्टीपर्पज़ फसल लगाई हुई है। जैसे पहले एक या दो फसल पे ही निर्भर होते थे, लेकिन आजकल हमने गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पंचायत में एक FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन लगाई हुई है, अचार की फैक्ट्री। उसमें काफ़ी सारी सब्जियां उधर ही हमारे कंजप्शन हो जाती है उनकी, और इससे काफ़ी महिलाओं को और लोगों को काफ़ी मिला हुआ है, रोज़गार मिला हुआ है। सरकार की योजना, गांव के कुछ जानकारों का प्रोत्साहन और इन महिलाओं का जुनून, सब मिलकर जो नतीजा निकला है वो इलाके की तस्वीर बदलने वाला है। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। जिस लगन के साथ महिलाएं अपने काम में जुटी हैं, साफ नजर आता है कि इस छोटे से गांव में स्वरोजगार का बड़ा इंतजाम हो चुका है। उम्मीद है कि देसी स्वाद वाला ये अचार जल्दी ही बड़ा ब्रांड हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मेंस अंडर 19 एशिया कप में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। मेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने धमाकेदार जीत से आगाज किया। शुक्रवार यानी आज से ही इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें भारत की टीम ने संयुक्त अरब अमीरात की टीम को हराकर 234 रनों से मैच जीत लिया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी छा गए, जिन्होंने 95 गेंद पर 171 रन की विस्फोटक पारी खेली। 14 साल के सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 9 चौके और 14 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने एशिया अंडर 19 कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने वैभव की तूफानी पारी के साथ 6 विकेट खोकर 433 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जिसके जवाब में यूएई की टीम 7 विकेट पर महज 199 रन ही बना पाई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पंजाब के सलील अरोड़ा ने महज 45 गेंदों में नाबाद 145 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 11 छक्के और 9 चौके जमाए। उनके शतक की बदौलत पंजाब ने झारखंड के खिलाफ 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 235 रन का स्कोर खड़ा किया। हालांकि सलील की विस्फोटक पारी के बावजूद पंजाब टीम ये मैच हार गई, लेकिन इस पारी से अब सलील IPL के मिनी ऑक्शन में सभी टीमों के रडार पर रहेंगे। उन्होंने खुद को विकेटकीपर कैटेगरी में IPL ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड कराया है। उनका बेस प्राइस महज 30 लाख रुपए है, लेकिन नीलामी वाले दिन उन पर पैसा बरस सकता है। विनेश फोगाट ने कुश्ती में वापसी का ऐलान कर दिया है। संन्यास से वापसी की घोषणा करने के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि वो 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेलेंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल तक पहुंचने वाली विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान बनी, लेकिन फाइनल से ठीक पहले वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के चलते उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इससे मायूस होकर उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया था, जिसे उन्होंने वापस ले लिया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।